स्पेस एक्सप्लोरेशन का एवोल्यूशन एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो सदियों से चली आ रही है और इसमें टेक्नोलॉजी और साइंस में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन शामिल है। मनुष्य प्राचीन काल से ही सितारों और ब्रह्मांड से आकर्षित रहा है। अर्ली सिविलाइजेशंस जैसे कि ग्रीक्स और चाइनीज ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किए और सेलेस्टियल बॉडीज की नेचर के बारे में थ्योरीज डेवलप किए। हालांकि स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसा कि हम आज जानते हैं 17th सेंचुरी में टेलीस्कोप के आविष्कार के साथ शुरू हुआ, जिसने मून, प्लैनेट्स और स्टार्स के काफी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस की अनुमति दी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेस इंडस्ट्री में मनुष्यों ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं, टेलीस्कोप के माध्यम से स्पेस को ऑब्जर्व करने से लेकर चांद पर पैर रखने जैसे कामों तक, और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की एक्सप्लोरेशन पर भी नजर डालेंगे। और दोस्तों, मुझे लगता है कि इनमें से कई स्पेस मिशंस के बारे में आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में पता चलने वाला है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोशियस चैनल में। वीडियो के इस भाग में हम टारगेट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन पर स्पेस प्रोग्राम की उपलब्धियों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं सूरज से। नासा का पार्कर सोलर प्रोब पहला स्पेसक्राफ्ट है जो सूर्य की सतह के इतने करीब पहुंच गया है कि इसे स्पर्श करने वाला माना जा सकता है। ये प्रोब लगभग 5 साल और 8 महीने से सूर्य को ऑर्बिट कर रही है और अपने जीवन काल में सूर्य के पास से 24 बार गुजर चुकी है। 2025 में प्रोब सूर्य से 4 मिलियन मील दूर होगी, जो पहले किसी भी और स्पेसक्राफ्ट की तुलना में करीब है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में मरकरी को सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है। मई 2013 तक मेरिनर 10 और मैसेंजर मिशन एकमात्र ऐसे मिशन रहे हैं जिन्होंने मरकरी का क्लोज ऑब्जर्वेशन किया है। मैसेंजर ने 1975 में मेरिनर 10 द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस की फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए मार्च 2011 में मरकरी की ऑर्बिट में एंटर किया। 2025 में आने वाले मरकरी के तीसरे मिशन बेपी कोलंबो में 2 प्रोब शामिल हैं। बेपी कोलंबो जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच एक जॉइंट मिशन है। मैसेंजर और बेपी कोलंबो का उद्देश्य वैज्ञानिकों को मेरिनर 10 के फ्लाईबाइज द्वारा खोजे गए कई रहस्यों को समझने में मदद करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डेटा इकट्ठा करना है। सौर मंडल के भीतर अन्य ग्रहों के लिए उड़ानें ऊर्जा की लागत पर पूरी की जाती है, जिसे स्पेसक्राफ्ट के वेलोसिटी में नेट चेंज या डेल्टा वी द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। मरकरी तक पहुंचने के लिए रिलेटिवली हाई डेल्टा वी और सूरज से इसकी प्रॉक्सिमिटी के कारण इसको एक्सप्लोर करना कठिन है और इसके चारों ओर की ऑर्बिट्स अनस्टेबल हैं। वीनस इंटरप्लैनेटरी फ्लाईबाई और लैंडर मिशंस का पहला लक्ष्य था और सोलर सिस्टम में मोस्ट हॉस्टाइल सरफेस एनवायरनमेंट्स में से एक के बावजूद सोलर सिस्टम में किसी भी दूसरे ग्रह की तुलना में इस पर अधिक लैंडर लगभग सभी सोवियत संघ से भेजे गए हैं। पहला फ्लाईबाई 1961 वेनेरा 1 था। हालांकि 1962 में मेरिनर 2 सक्सेसफुली डेटा लौटाने वाला पहला फ्लाईबाई था। मेरिनर 2 के बाद कई स्पेस एजेंसीज द्वारा किए गए कई बाद के फ्लाईबाइज में अक्सर अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की ओर यात्रा करते समय ग्रेविटी असिस्ट का लाभ उठाने के लिए वीनस फ्लाईबाइज को शामिल किया गया है। 1967 में वेनेरा 4 वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करने और डायरेक्टली एग्जामिन करने वाला पहला प्रोब बन गया। 1970 में वेनेरा 7 वीनस की सतह तक पहुंचने वाला पहला सक्सेसफुल लैंडर बन गया और 1985 तक इसके बाद 8 एडिशनल सक्सेसफुल सोवियत वीनस लैंडर्स आए, जिन्होंने इमेजेस और अन्य डायरेक्ट सरफेस डेटा प्रदान किया। 1975 में सोवियत ऑर्बिटर वेनेरा 9 के साथ शुरू करके लगभग 10 सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस वीनस पर भेजे गए हैं, जिनमें बाद के मिशंस भी शामिल हैं जो अस्पष्ट वातावरण को भेदने के लिए रेडार का उपयोग करके वीनस की सतह का नक्शा बनाने में सक्षम थे। स्पेस से पृथ्वी की पहली टेलीविजन इमेज 1960 में टीरोस 1 द्वारा ली गई थी। स्पेस एक्सप्लोरेशन का उपयोग
पृथ्वी को एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के रूप में समझने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है। ऑर्बिटल मिशंस पृथ्वी के लिए डेटा प्रदान कर सकते हैं जिसे प्योरली ग्राउंड बेस्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस से प्राप्त करना मुश्किल या असंभव हो सकता है। उदाहरण के लिए वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स का एग्जिस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 द्वारा उसकी खोज तक किसी को नहीं पता था। इन बेल्ट्स में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स द्वारा फंसा हुआ रेडिएशन होता है जो करंटली 1000 किलोमीटर से ऊपर हैबिटेबल स्पेस स्टेशंस के कंस्ट्रक्शंस को मुश्किल बनाता है। इस शुरुआती अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी के बाद स्पेस बेस्ड पर्सपेक्टिव से अर्थ का पता लगाने के लिए विशेष रूप से बड़ी संख्या में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स तैनात किए गए हैं। इन सैटेलाइट्स ने कई प्रकार की अर्थ बेस्ड फिनोमेना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए ओजोन लेयर में छेद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट द्वारा पाया गया था जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर कर रहा था, और सैटेलाइट्स ने उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की खोज को सुविधाजनक बनाया है जिनका ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके पता लगाना मुश्किल या असंभव था। मून स्पेस एक्सप्लोरेशन का उद्देश्य बनने वाला पहला सेलेस्टियल बॉडी था। इसे स्पेसक्राफ्ट द्वारा उड़ाए जाने, ऑर्बिट करने और उस पर उतरने वाली पहली रिमोट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होने का गौरव प्राप्त है, और ये ह्यूमंस द्वारा विजिटेड एकमात्र रिमोट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। 1959 में सोवियत ने चंद्रमा के फार साइड की पहली इमेजेस प्राप्त की जो पहले कभी मनुष्यों को दिखाई नहीं दी थी। चंद्रमा की अमेरिकी खोज 1962 में रेंजर 4 इम्पैक्टर के साथ शुरू हुई। 1966 में सोवियत संघ ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कई लैंडर तैनात किए जो चंद्रमा की सतह से सीधे डेटा प्राप्त करने में सक्षम थे। केवल 4 महीने बाद सर्वेयर 1 ने अमेरिकी लैंडर्स की एक सक्सेसफुल सीरीज की शुरुआत की। 1970 के दशक की शुरुआत में सोवियत अनक्रूड मिशंस लुनोखोड प्रोग्राम समाप्त हुआ जिसमें पहला अनक्रूड रोवर शामिल था और स्टडी के लिए लूनर सॉइल सैंपल्स को सक्सेसफुली पृथ्वी पर लाया गया था। ये पृथ्वी पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सॉइल सैंपल्स की पहली और आज तक की एकमात्र ऑटोमेटेड रिटर्न है। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा समय समय पर लूनर ऑर्बिटर्स की तैनाती के साथ चंद्रमा की अनक्रूड एक्सप्लोरेशंस जारी हैं, और 2023 में भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। चंद्रमा की क्रूड एक्सप्लोरेशन 1968 में अपोलो 8 मिशन के साथ शुरू हुई जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा की परिक्रमा की। पहली बार किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की परिक्रमा मनुष्यों द्वारा की गई थी। 1969 में अपोलो 11 मिशन में पहली बार इंसानों ने दूसरी दुनिया में कदम रखा। चंद्रमा की क्रूड एक्सप्लोरेशन लंबे समय तक जारी नहीं रही। 1972 में अपोलो 17 मिशन ने छठी लैंडिंग और आखिरी मानव यात्रा को चिन्हित किया। आर्टेमिस 2 को 2025 में चंद्रमा की एक क्रूड फ्लाईबाई पूरी करने के लिए शेड्यूल किया गया है, और आर्टेमिस 3 अपोलो 17 के बाद पहली लूनर लैंडिंग करेगा जिसे 2026 से पहले लॉन्च करने की योजना है। रोबोटिक मिशन अभी भी सख्ती से आगे बढ़ रहे हैं। मंगल ग्रह की खोज सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान और भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। 1960 के दशक से ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर सहित दर्जनों रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स मार्स की ओर लॉन्च किए गए हैं। इन मिशनों का उद्देश्य वर्तमान स्थितियों के बारे में डेटा इकट्ठा करना और मंगल के इतिहास के बारे में सवालों के जवाब देना था। साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा उठाए गए सवालों से न केवल रेड प्लैनेट की बेहतर सराहना होने की उम्मीद है बल्कि पृथ्वी के पास्ट और पॉसिबल फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मंगल ग्रह की खोज के लिए काफ़ी बड़ी रकम चुकानी पड़ी है। मार्स पर जाने वाले लगभग 2/3 अंतरिक्षयान अपने मिशन पूरा करने से पहले ही फेल हो गए, कुछ तो शुरू होने से पहले ही फेल हो गए। इतनी हाई फेलियर रेट को इंटरप्लैनेटरी जर्नी में शामिल कॉम्प्लेक्सिटी और बड़ी संख्या में वेरिएबल्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मंगल ग्रह की खोज में ओवरऑल हाई फेलियर रेट्स के विपरीत भारत अपने पहले प्रयास में सफलता हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन
अब तक किए गए सबसे कम खर्चीले इंटरप्लैनेटरी मिशंस में से एक है, जिसकी कुल लागत 450 करोड़ है। किसी भी अरब देश द्वारा मंगल ग्रह पर पहला मिशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा शुरू किया गया है, जिसे एमिरेट्स मार्स मिशन कहा जाता है। इसे 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और 9 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की ऑर्बिट में चला गया। अनक्रूड एक्सप्लोरेटरी प्रोब को होप प्रोब नाम दिया गया था और इसे मार्स के एटमॉस्फेयर का डिटेल से स्टडी करने के लिए भेजा गया था। 9 नवंबर 2011 को लॉन्च किए गए रूसी अंतरिक्ष मिशन फोबोस ग्रंट में फेलियर का अनुभव हुआ, जिससे ये लो अर्थ ऑर्बिट में फंस गया। इसका उद्देश्य फोबोस और मार्शियन सर्कमटेरेस्ट्रियल ऑर्बिट को एक्सप्लोर करना था और स्टडी करना था कि क्या मंगल ग्रह के चंद्रमा या कम से कम फोबोस मंगल की यात्रा करने वाले स्पेसशिप के लिए ट्रांसशिपमेंट पॉइंट हो सकते हैं। स्पेस ट्रैवल के आगमन तक एस्टेरॉयड बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप के माध्यम से देखे जाने पर भी एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिससे उनके आकार और इलाके एक रहस्य बने हुए थे। कई एस्टेरॉयड्स का अब प्रोब्स द्वारा दौरा किया गया है, जिनमें से पहला गैलीलियो था, जिसने 1991 में 951 गैस्प्रा से उड़ान भरी थी। उसके बाद 1993 में 243 आइडा से उड़ान भरी थी। ये दोनों जुपिटर के प्लान्ड ट्रैजेक्टरी के इतने करीब थे कि एक्सेप्टेबल कॉस्ट पर इनका दौरा किया जा सकता था। किसी एस्टेरॉयड पर पहली लैंडिंग साल 2000 में नियर शूमेकर प्रोब द्वारा की गई थी, जिसने एस्टेरॉयड 433 इरोस के ऑर्बिटल सर्वे के बाद लैंडिंग किया। ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज और एस्टेरॉयड 4 वेस्टा और 3 सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स में से 2 का दौरा 2007 में लॉन्च किए गए नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा किया गया था। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या जाक्सा ने फर्दर एनालिसिस के लिए स्मॉल नियर अर्थ एस्टेरॉयड 25143 इटोकावा से मटेरियल का एक सैंपल पृथ्वी पर वापस लाने के लिए हायाबुसा नामक एक रोबोटिक अंतरिक्षयान विकसित किया। हायाबुसा को 9 मई 2003 को लॉन्च किया गया था और मिड सितंबर 2005 में इटोकावा के साथ मिला। इटोकावा पहुंचने के बाद हायाबुसा ने एस्टेरॉयड के शेप, स्पिन, टोपोग्राफी, कलर, कंपोजिशन, डेंसिटी और हिस्ट्री का अध्ययन किया। नवंबर 2005 में ये सैंपल कलेक्ट करने के लिए 2 बार एस्टेरॉयड पर उतरा। स्पेसक्राफ्ट 13 जून 2010 को पृथ्वी पर लौट आया। हाल ही में नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन, जिसने नियर अर्थ एस्टेरॉयड बेन्यू से सैंपल कलेक्ट किया और इसे पृथ्वी पर लौटा दिया। मिशन 8 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ और 24 सितंबर 2023 को रिटर्न किया। सैंपल में कार्बन और पानी के ट्रेसेस मिले। इस मिशन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनी है, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जुपिटर की एक्सप्लोरेशन में 1973 के बाद से प्लैनेट पर जाने वाली कई ऑटोमेटेड नासा स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। अधिकांश मिशन फ्लाईबाइस रहे हैं, जिनमें प्रोब के लैंडिंग या ऑर्बिट में प्रवेश किए बिना डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस लिया जाता है, जैसे कि पायोनियर और वॉयेजर प्रोग्राम्स में। गैलीलियो और जूनो स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट की ऑर्बिट में एंटर करने वाले एकमात्र स्पेसक्राफ्ट्स हैं। चूंकि माना जाता है कि जुपिटर में केवल रिलेटिवली स्मॉल रॉकी कोर है और कोई रियल सॉलिड सरफेस नहीं है, इसलिए लैंडिंग मिशन को अचीव करना इम्पॉसिबल है। अर्थ से जुपिटर तक पहुंचने के लिए 9.2 किलोमीटर पर सेकंड के डेल्टा वी की आवश्यकता होती है, जो लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए आवश्यक 9.7 किलोमीटर पर सेकंड डेल्टा वी से कंपेरेबल है। सौभाग्य से प्लैनेटरी फ्लाईबाइस के माध्यम से ग्रेविटी असिस्ट का यूज जुपिटर तक पहुंचने के लिए लॉन्च के समय आवश्यक ऊर्जा को कम करने के लिए किया जा सकता है, भले ही उड़ान की अवधि काफी लंबी हो। सैटर्न की खोज केवल नासा द्वारा लॉन्च किए गए अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से की गई है, जिसमें अन्य स्पेस एजेंसीज के सहयोग से प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड एक मिशन कसिनी-हुयजेंस भी शामिल है। इन मिशंस में 1979 में पायोनियर 11 द्वारा फ्लाईबाई, 1980 में वॉयेजर 1 द्वारा, 1982 में वॉयेजर 2 द्वारा और कसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा एक ऑर्बिटल मिशन शामिल है, जो 2004 से 2017 तक चला। सैटर्न के कम से कम 146 नोन मून्स हैं। हालांकि सटीक संख्या पर बहस चल रही है,
क्योंकि सैटर्न के रिंग अलग अलग आकार की बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंटली ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट से बने हैं। चंद्रमाओं में सबसे बड़ा टाइटन है, जिसे सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा होने का गौरव प्राप्त है, जिसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में डेंसर और थिकर है। टाइटन को आउटर सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसी ऑब्जेक्ट होने का गौरव प्राप्त है जिसे कसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा तैनात किए गए लैंडर होराइजन प्रोब के साथ एक्सप्लोर किया गया है। यूरेनस की एक्सप्लोरेशन पूरी तरह से वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के जरिए की गई है। करंटली कई फ्यूचर विजिट्स प्लान नहीं हैं। इसके 97.77 डिग्री के एक्सियल टिल्ट को देखते हुए इसके पोलर रीजियंस लंबे समय तक सनलाइट या डार्कनेस में रहने के कारण वैज्ञानिक निश्चित नहीं थे कि यूरेनस से क्या उम्मीद की जाए। यूरेनस के सबसे करीब 24 जनवरी 1986 को पहुंचा वॉयेजर 2 ने प्लैनेट के यूनिक एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन किया। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के रिंग सिस्टम और चंद्रमाओं की भी जांच की, जिसमें पहले से नोन सभी 5 चंद्रमा शामिल थे, जबकि 10 और अज्ञात चंद्रमाओं की भी खोज की। यूरेनस की धुंधली उपस्थिति के विपरीत यूरेनस के चंद्रमाओं की स्ट्राइकिंग इमेजेस प्राप्त हुई, जिनमें इस बात के प्रमाण भी शामिल थे कि मिरांडा असामान्य रूप से जियोलॉजिकली एक्टिव था। नेपट्यून की खोज 25 अगस्त 1989 वॉयेजर 2 फ्लाईबाई के साथ शुरू हुई, जो 2024 तक सिस्टम की एकमात्र यात्रा थी। नेपट्यून ऑर्बिटर की संभावना पर चर्चा की गई है, लेकिन किसी अन्य मिशन पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। हालांकि 1986 में वॉयेजर 2 की यात्रा के दौरान यूरेनस की एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म अपीयरेंस से ये उम्मीद जगी थी कि नेपट्यून में भी कुछ विजिबल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होगी। स्पेसक्राफ्ट ने पाया कि नेपट्यून में ऑब्वियस बैंडिंग, विजिबल क्लाउड्स, अरोरास और यहां तक कि एक प्रोमिनेंट एंटी-साइक्लोन स्टॉर्म सिस्टम भी थी, जो आकार में जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के बराबर है। नेपट्यून सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट की तुलना में सबसे तेज हवा वाला साबित हुआ है, जिसकी स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर तक मापी गई है। वॉयेजर 2 ने नेपट्यून की रिंग और मून सिस्टम की भी जांच की। इसने नेपट्यून के चारों ओर 900 कंप्लीट रिंग्स और एडिशनल पार्शियल रिंग्स की खोज की। नेपट्यून की 3 पहले से नोन मून्स की जांच करने के अलावा वॉयेजर 2 ने 5 पहले से अज्ञात चंद्रमाओं की भी खोज की, जिसमें से एक प्रोथियूस सिस्टम का आखिरी सबसे बड़ा चंद्रमा साबित हुआ। वॉयेजर 2 के डेटा ने इस व्यू को सपोर्ट किया कि नेपट्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन एक कैप्चर किया गया काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो पृथ्वी से अपने अधिक दूरी, जिससे रीजनेबल ट्रिप टाइम्स के लिए हाई वेलोसिटी की आवश्यकता है, और स्मॉल मास के कारण जिससे ऑर्बिटल कैप्चर मुश्किल हो जाता है, इससे स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन जाता है। वॉयेजर 1 प्लूटो का दौरा कर सकता था, लेकिन कंट्रोलर्स ने इसके बजाय सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के करीब से उड़ान भरने का विकल्प चुना, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैजेक्टरी प्लूटो फ्लाईबाई के साथ इनकम्पैटिबल हो गया। वॉयेजर 2 के पास प्लूटो तक पहुंचने के लिए कभी भी कोई फीजिबल ट्रैजेक्टरी नहीं था। एक गहन राजनीतिक लड़ाई के बाद प्लूटो के न्यू होराइजन्स नामक मिशन को 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट से फंडिंग प्रदान किया गया था। न्यू होराइजन्स को 19 जनवरी 2006 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 2007 की शुरुआत में यान ने जुपिटर से ग्रेविटी असिस्ट को यूज किया था। 14 जुलाई 2015 को इसका प्लूटो से निकटतम संपर्क हुआ था। प्लूटो का साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस क्लोजेस्ट अप्रोच से 5 महीने पहले शुरू हुआ और वहां पहुंचकर 16 दिनों तक जारी रहा। न्यू होराइजन मिशंस ने 2019 में काइपर बेल्ट में छोटे ग्रह अरकोत की उड़ान भी भरी थी। ये इसका पहला एक्सटेंडेड मिशन था। हालांकि पृथ्वी से कई कॉमेट का अध्ययन किया गया है, कभी भी सदियों के ऑब्जर्वेशंस के बाद भी केवल कुछ ही कॉमेट्स का करीब से दौरा किया जा सका है। 1985 में इंटरनेशनल कॉमेट्री एक्सप्लोरर ने फेमस कॉमेट का अध्ययन करने वाले हैली अर्माडा में शामिल होने से पहले फर्स्ट कॉमेट फ्लाईबाई 21P जियोकोबिनी जिनर की ओर आयोजित किया था। डीप इम्पैक्ट प्रोब ने इसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में अधिक जानने के लिए 9P टेम्पल में प्रवेश किया और स्टारडस्ट मिशन ने दूसरे कॉमेट की टेल के सैंपल लौटाए।
रोजेटा मिशन के हिस्से के रूप में फिलाई लैंडर 2014 में कॉमेट चुरियुमो-गेरासिमेंको पर सफलतापूर्वक लैंड किया। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की इस हाई रेजोल्यूशन इमेज में वेरियस एजेस, साइजेस, शेप्स और कलर्स की गैलेक्सीज शामिल हैं। सबसे छोटी, सबसे लाल गैलेक्सीज कुछ सबसे दूर की गैलेक्सीज हैं जिनकी इमेज ऑप्टिकल टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी की वह ब्रांच है जो आउटर स्पेस के डिस्टेंट रीजन्स की खोज में शामिल हैं। स्पेस का फिजिकल एक्सप्लोरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स यानी डीप स्पेस एस्ट्रोनॉटिक्स और रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स दोनों द्वारा किया जाता है। भविष्य की डीप स्पेस इंजन टेक्नोलॉजीज के लिए कुछ सर्वोत्तम उम्मीदवारों में एंटीमैटर, न्यूक्लियर पावर और बीम्ड प्रोपल्शन शामिल हैं। इनमें से बीम्ड प्रोपल्शन प्रेजेंटली अवेलेबल डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार प्रतीत होता है, क्योंकि ये नॉन फिजिक्स और नॉन टेक्नोलॉजी को यूज करता है जिसे अन्य उद्देश्यों के लिए डेवलप किया जा रहा है। सो दोस्तों, कमेंट करें कि आपने इनमें से कौन कौन से स्पेस मिशंस के बारे में पहली बार सुना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।